आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? अर्पित श्रीवास्तव, शीतल, हिमू। आवाज सुनाई दे रही है? माइक खोल करके रिप्लाई कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री की। और मिडाइवल हिस्ट्री में कल तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत देखा था। और इस दिल्ली सल्तनत का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उससे पहले हम लोगों ने महमूद गजनवी भी देख लिया था। हम लोगों ने महमूद गजनवी के साथ बाद हमने मोहम्मद गौरी देख लिया। हमने उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम देख लिया। तो मैंने इन तीनों के बारे में आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी, जिसका कि एक स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, या ममलूक वंश की नींव रखी। और यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने स्लेव डायनेस्टी की नींव डाली, और इसके साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग 5 डायनेस्टी हमने देखी हुई थी कल, और इसका रिवीजन में करा दे रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने 5 डायनेस्टी देखी। पहला हमने देखा था गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। संस्थापक कौन है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे रियल वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक आप बताएंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने हमेशा ही एक सिपह सालार के रूप में इसने, या फिर मलिक के सिपह सालार के रूप में इसने हमेशा गद्दी पर बैठा। तो इस कारण से इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोलते हैं, बट जनरली अगर फाउंडर पूछ किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद गुलाम वंश के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है वो है खिलजी। खिलजी वंश। अच्छा, थोड़ा गुलाम वंश में हम लोग देख लेते हैं मेन कौन से रूलर्स थे गुलाम वंश के। तो देखिए, सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुछ समय के लिए ही, कुछ मंथ के लिए आता है आराम शाह, बट उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाता। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक स्लेव था, एक गुलाम हुआ करता था। ओके, इल्तुतमिश के बाद हम लोग देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज आता है, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, लेकिन वो भी कुछ मंथ के लिए ही केवल गद्दी पर रहता है। तो हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद फिर इसकी पुत्री रजिया सुल्तान ये शासिका बन जाती है। हाँ, आप उसको केवल सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि किस रूलर के बाद कौन आता है। रजिया सुल्तान ये भी केवल 4 साल तक ही रहती है, 1236 से लेकर के 1240 तक। रजिया सुल्तान के बाद हम लोग देखेंगे कि लगभग 22 सालों के दौरान 3 रूलर्स आते हैं। लेकिन इन तीनों का ही जो समय है ये बहुत ही मतलब कोई बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ना ही इन्होंने कोई युद्ध लड़े, ना ही इन्होंने कोई विक्ट्री की, ना ही कोई निर्माण कराया। तो इसलिए वो जो तीनों हैं, इन तीनों को ही हम लोग पढ़ते नहीं हैं। जिसमें से एक अलाउद्दीन मसूद आ जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद के बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा आ जाता है, जैसे नसरुद्दीन महमूद आ जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। तो रजिया सुल्तान के बाद सीधे हम लोग देखते हैं बलबन को। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जिनको आपको याद रखना है। गयासुद्दीन बलबन। ये गयासुद्दीन बलबन 1266 पे गद्दी पर बैठता है और 86-87 तक ये रूल करता है। ठीक है, ये इल्तुतमिश को अगर मैं बताऊं तो ये 1210 से लेकर के 36 तक है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 40 है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 है, और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु होती है घोड़े से गिर करके। बलबन आता है। बलबन के बाद फिर लास्ट के जो 3 साल बचते हैं, ये जो गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश 1206 से लेकर के और 1290 तक चलता है। ठीक है, तो 87 से लेकर के 90 तक 3 सालों में इसमें 2 रूलर्स आते हैं। एक तो कैकुबाद आता है और दूसरा क्यूमर्स आता है। तो बलबन के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स पर ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखते।
यानी इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन है गुलाम वंश से? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। उसके बाद फिर हम देखते हैं खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश कब से कब तक चलता है? 1290 से लेकर के और 1320 तक, 3 सालों तक खिलजी वंश चलता है। खिलजी वंश का जो फाउंडर है इसका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ये कौन है? फाउंडर है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में गद्दी पर बैठता है और 1296 में इसकी हत्या करके और इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है। कल मैंने को बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसफ्स था, लेकिन अली गुरसफ्स ने ही अपना नामकरण खुद से कर लिया और अपना नाम रख दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है। तो जलालुद्दीन के बाद इसका भतीजा और दमाद भी था, इसके पुत्र से विवाह करता है, अलाउद्दीन खिलजी ये बन जाता है एम्परर शासक। अब अलाउद्दीन खिलजी के दौरान ही दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा जाए कि मंगोलों ने आक्रमण किस शासक के दौरान किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर किया था सबसे ज़्यादा बार। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रख रहा है, अगर हम पूरे दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासकों में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे टॉप पे आता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ये 1296 से लेकर के और 1316 तक 20 साल तक का इसका काल है। बहुत सारे इसने काम किए, मैंने आपको कल बताया, जैसे कि इसने मार्केट स्टेबलाइज करने का प्रयास किया, यानी कि बाजार नियंत्रण के साथ हम लोग अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनी सेना में दाग और हुलिया की प्रथा भी प्रारंभ की। ये दाग और हुलिया यानी कि घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया नोट करना। तीसरा, इसने अपने जो सैनिक हैं उनको नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसने महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया, ठीक है। इसने जमीन की नापने की नई जो प्रणाली है उसको इसने इस्तेमाल किया। एक और चीज, अलाउद्दीन खिलजी से पहले तक जो कृषि में जो टैक्स लगता था या फिर जो भी जो शासक थे वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो वो जितना उनकी इच्छा होती थी उतना करते थे। कभी अगर उनकी इच्छा कर रही है ज्यादा करने की, राजकोष को दिख रहा है खाली हो गया, तो ज्यादा टैक्स लगा देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसने कुल आय का अधिकतम 50% इसने टैक्स दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने कुल आय का अधिकतम 50% डिसाइड किया, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लिया सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी इसमें इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका कजिन आता है, बट वो इंपॉर्टेंट रखता है। खिलजी वंश के बाद हम लोग अगर देखें तीसरा वंश कौन सा है, तो खिलजी वंश के बाद हमें देखने के लिए मिलेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर के और 1414 तक चलता है। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। ये बात भी कल यहाँ तक टॉपिक हो चुका था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये इसका संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शासक है, भले ही इसको पागल शासक भी कहा जाता रहा। इसने जो भी रिफॉर्म्स करने के प्रयास किए, जो भी सुधार करने के प्रयास किए, इसके सुधार हमेशा ही फेल हुए। लेकिन फिर भी इसका पूरे दिल्ली सल्तनत में काफी महत्वपूर्ण रोल है मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि यही पहला शासक है जिसने टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया ना। टोकन करेंसी लाने का इसने प्रयास किया, यानी कि टोकन करेंसी मतलब क्या है, इससे पहले जो भी मुद्राएं चलती थी, धातु की मुद्राएं थी, और उन धातु की मुद्राओं की जो फेस वैल्यू थी उससे अधिक हुआ करती थी उनका अंतर्भूत मूल्य, यानी कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और जब ये वो दौर था जिस समय गोल्ड और सिल्वर की जो आपूर्ति थी, जो उसका इम्पोर्ट था, वो कम हो गया था, किसी तरीके से बाधित हो गया था, क्योंकि यूरोप और अफ्रीका से गोल्ड और सिल्वर आ रहा था, तो उसका आयात बाधित हो गया था। जिस कारण से इसके एम्परर में, इसकी राजधानी में गोल्ड और सिल्वर की पड़ गई कमी। तो उसको देखते हुए इसने फिर टोकन करेंसी लाने का प्रयास किया, यानी इसने कागज की भी मुद्रा लाने का प्रयास किया। इसने गोल्ड और सिल्वर की ही कीमत, यानी उसके ही फेस वैल्यू की, सपोज दैट अगर हम देखें कि एक गोल्ड कॉइन की अगर कीमत 100 रुपए है, तो इसने कॉपर का सिक्का उसे 100 रुपए की कीमत का ले आया। लेकिन इससे समस्या ये हुई कि
जो कॉपर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो ज़्यादा है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कम थी। ठीक है, मतलब टोकन करेंसी लाने का तो कारण यही था कि जो टोकन करेंसी होती है उसकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ गई कि अब जो लोग हैं वो अपने घरों में सिक्के ढालने लग गए, घर घर में टकसाल खुल गए, जिस कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्के मार्केट पे आ गए। क्लियर? तो इसका जो टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो इसका फेल हो गया। दूसरा, इसने क्या किया, अपने कैपिटल का स्थानांतरण किया दिल्ली से, इसने देवगिरी किया। ठीक है, और देवगिरी का नाम बदल के इसने देव दौलताबाद रखा। तो इसने जो अपना कैपिटल का स्थानांतरण किया ये भी फेल हो गया, क्योंकि इसने अपनी जो पूरी राजधानी है इसका जब दिल्ली से देवगिरी ले जाने लग गया तो उस रास्ते में बहुत सारे लोगों की जाने में ही जान चली गई। और वहां जब वो पहुंचा कुछ ही समय बाद उसको रियलाइज हुआ कि इसका ये जो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर हेलो हेलो
जिसने कभी भी कोई भी उत्पादन जिसका प्रयास होता है, जिन्होंने कभी भी कोई उत्पादित दोबारा शाम का मतलब होता है चार तो हमेशा पहला कोई बड़ा डाउन हुआ तो सारी बड़ी चीजें और भाई हो गया तो उनको जगह की थोड़ा कार्रवाई और एक विद्यार्थी जो भी एक का और हमारा एक तो पंजाब वो ये दोनों चल गया कि को थोड़ा है बाबा जो कि दिशा है तो इस तरह और तो भारत का भारत भारत
जो वायु की अंतिम रूप से हार तब हुई। आवाज नहीं आ रही क्या? माइक तो कनेक्ट है। आप लोग माइक खोल करके बता सकते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही? शीतल, राहुल सिंह, शीतल, आवाज नहीं आ रही क्या? शीतल, राहुल, आवाज आ रही है ना? तो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं माइक, फिर बताना। हाँ, अब आ रही है आवाज? शीतल, ओके। तो उस समय बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्या? चलो खैर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। चलो, हाँ, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या बताएं। माइक तो लगा था सब, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ गया था। खैर, ओके, देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपको
आपको बताया कि मुगल वंश है ना, मुगल वंश की स्थापना हुई बाबर ने की, इब्राहिम लोधी को हरा करके बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट वॉर हुआ उसमें। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। तो पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के साथ हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध मिथिल राय के साथ, और उसके बाद फिर अफगानों से युद्ध होता है। इन चारों युद्धों में बाबर की जीत हुई। 1530 दिसंबर 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। युद्ध लड़ते लड़ते ही और बाबर अपने राज्य को कंसोलिडेट कर नहीं पाया, कंसोलिडेट करने से पहले ही उसकी मृत्यु। ठीक है, अब इसकी जब मृत्यु हुई तो उस समय इसके 4 पुत्र थे, कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन चारों में से हुमायूं सबसे बड़ा था, तो उत्तराधिकार उसको मिलना था। फाइनली क्या हुआ? ठीक है, मैंने एक चीज आपको और बताई थी, जो बाबर है, बाबर ने बाबरनामा की रचना की, अपने कथा लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, और बाद में जाकर उसको फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। सेकंड चीज कि बाबर की जब मृत्यु हुई तो उसको आगरा के आलमबाग में दफनाया गया, बाद में वहां से निकाल करके उसको और फिर दफनाया गया काबुल में। तो इतनी चीज आपको बाबर के बारे में याद है। फिर अगला सतर्क बन रहा है हुमायूं, 1530 से 1540 तक रहा हूँ। 15 वर्षों का बीच में फिर गैप रहा है ना, क्योंकि उस समय इस 15 वर्षों में फिर 1555 में हुमायूं एक बार फिर से वापस आता है, 1 साल में रहता है 1556 तक। तो हम देखें कि गैप रहा 15 साल, ये किस कारण से आ गया? 1531 में मैंने आपको बताया, इससे पहले एक बार अफगानों से युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं जीत गया। 1547 में बिहार में चौथा युद्ध हुआ, गंगा की दुआ पर, जिसमें हुमायूं की हार हुई, शेरशाह सूरी जीत गया। फिर 1540 में एक बार फिर से शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ, बेलग्राम पे उसका कहते हैं, फिर इस्लाम का नाम शुरू करते हैं। और इसमें हुमायूं जो है, हुमायूं अंतिम रूप से हुमायूं की अंतिम रूप से हार हुई थी, और हुमायूं को अपनी जो राजधानी है कैपिटल में ढूंढना पड़ गया। इसी दौरान ये राजस्थान पहुंचता है, राजस्थान के आमेर पहुंचता है, और वहां पर ये अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को सुनने के लिए वहां की जो फंक्शन है सूरत में उनके यहाँ, और वहीं पर अकबर का जन्म। ठीक है, तो राजस्थान पर अकबर का जन्म हो रहा है। अब अकबर के जन्म के बाद अकबर को ये अपने भाई अस्करी के पास छोड़ करके फिर ईरान में जाता है। ईरान में उसमें शिया वंश का शासन था, वो वहां पर ईरान के जो शिया शासक है उनसे मदद मांगता है ना, और उनसे मदद लेने के बाद कुछ समय तक वहां रहता है। और 1555 में हुमायूं एक बार फिर से वापस भारत आता है, अपना जो खोया हुआ साम्राज्य है, जिसको सूरवंश के शासकों ने, शेरशाह सूरी ने जिस पर अधिकार कर लिया था, उसको वापस। जब 1555 में हुमायूं वापस आता है, तो इस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, और शेरशाह सूरी का जो पुत्र है वो इस समय शासक बना हुआ है। सिकंदर सूरी इसका नाम है, सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी इस समय शासक बना हुआ है, शेरशाह सूरी का पुत्र है। और 1555 में सिकंदर सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं। तो सिकंदर सूर और बाबर के हुमायूं के बीच में एक बार युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में जो हुमायूं है और जीत जाता है, सूर वंश का खात्मा हो जाता है, और एक बार फिर से मुगल वंश वापस पावर में आ जाता है। ठीक है, 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर से मुगल वंश की स्थापना की, लेकिन 1556 में जस्ट अगले साल ही 1556 में ही हुमायूं ने क्या किया था, 1533 ईस्वी में दिल्ली में इसने इसने एक शहर का निर्माण कराया, जिसका नाम आगे तो इस शहर का लाइब्रेरी बनी थी, तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ही 1556 में तो सरकारी सिग्नल टिकट करने की क्या हो गई, तो विक्टोरिया से इतिहासकार हैं वो हुमायूं के बारे में एक चीज कहते हैं कि हुमायूं एक ऐसा शासक है जो कि पूरी जिंदगी भर लड़ पाता था। ठीक है, एक लड़ा, फिर यहाँ से लड़ा किया है ना, फिर वापस आया, और 1 साल पहले 55 में 56 में मृत्यु हो गई। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि हुमायूं
ऐसा शासक है जो कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जिस समय 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, उसी समय 1556 में इसका जो पुत्र है अकबर, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ रहा था। किसके साथ? हेमू के साथ। विक्रमादित्य हेमू के साथ ये पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ रहा था पंजाब वाले क्षेत्र में। तो 1556 में जो अकबर था ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर का एक सेनापति का बैरम था। जैसे ही ये न्यूज पता चलती है हुमायूं की मृत्यु हो गई, बैरम था वही पानीपत के मैदान में बैरम था अकबर का राज्याभिषेक कर देता है, ताकि जो गद्दी है वो गद्दी पर कोई और ना उसको खाली ना लगे, कोई और ना शासक बन जाए। इस कारण से बैरम था वहीं पर पानीपत के मैदान में भी क्या कर रहा है, अकबर का राज्याभिषेक करा दे रहा है। क्लियर? तो इस समय जो अकबर है इसकी जो एज है वो है 14 वर्ष की। 1542 में आपको बताया इसका जन्म हुआ था, तो इस समय ये 14 वर्ष का था। 14 वर्ष की अवस्था में अकबर सबसे बड़ा जाता है। अकबर को कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा था नहीं, पढ़ता, लेकिन फिर भी अकबर पूरे मुगल वंश के सबसे महान शासकों में से एक है। अकबर ने बहुत जगह पर देखेंगे इसने धर्मनिरपेक्ष और निरपेक्षता का भी इसने समर्थन किया है ना। कट्टरता बहुत ज्यादा जगह पर इसने कट्टरता भी दिखाई है, तो थोड़ा सा लिबरल ये शासक कहा जाता है। इसने भी मार्केट को कंट्रोल करने का प्रयास किया, जैसे कि लॉबिंग पीछे ने किया था। तो हम लोग अब अकबर के बारे में देखते हैं। यहाँ तक हो गया हुमायूं। अगला हम देखते हैं क्या गया कमजोर हो रहा है इसका 1542 इसका जन्म। अगर हम देखें ये 1556 से लेकर 1605 तक। 1605 मैं एक बात बता रहा था, ये मुगल वंश के सभी शासकों का मैं कालक्रम लिख दे रहा हूँ। तो जैसे कि दिल्ली वंश के शासकों का आपने कालक्रम नोट किया, वैसे इसको भी नोट कर लीजिएगा ना। एक थोड़ा सा एक अपने आइडिया होना चाहिए। 70 तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हमारे ऐसे निकल जाते हैं अगर हमें शासकों का कालक्रम याद है। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ और उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले का मुगल वंश का एक इस लेकर के 1530 तक हुमायूं हमारे पास 1530 से लेकर के 1540 और उसके बाद 1555 से लेकर के 15 देखेंगे। के बाद हुमायूं के बाद अकबर शासक बना, जो कि 1556 से लेकर के और 1605 तक। 1605 के बाद वो शासक बनता है आगे, इसका नाम शरीफ भी था। जहांगीर शासक बनता है, तो ये जहांगीर 1605 से लेकर के जहांगीर के बाद अगला शासक बना शाहजहां। शाहजहां का जो शासनकाल है वो हम देखेंगे 1627 से कहीं कहीं पर 1627 या कहीं पर देता है। तो देखा जाए तो ये क्या है 1627 से लेकर के 1658 तक इसका फिर शाहजहां की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्रों जिनमें दारा शिकोह और औरंगजेब प्रमुख हैं, दो पुत्रों में युद्ध होता है ना। तो औरंगजेब के बीच में, और उस युद्ध में औरंगजेब की रहेगी और औरंगजेब औरंगजेब रहता है 1658 से लेकर के और 17
तो 7%। देखिए यही तो इसका औरंग का जो नृत्य का दिया है सब इसे को हम लोग मान लेते हैं मिडिवल हिस्ट्री का, ना। मिडिवल हिस्ट्री को 712 दशक के भारत आगमन से लेकर के और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में ले लेते हैं। 1707 के बाद का जो दौर है उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कंसीडर कर लेते हैं, है ना। क्योंकि वो वाला जो दौर है वो पूरा का पूरा जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके साथ जो झगड़े हैं उनमें ही गुजरा। तो ये आपको मुगल वंश के देख लेते हैं। छह शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अभी तक हम बात कर रहे हैं अकबर की। तो अकबर का जन्म हुआ था, इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम को भाई बेपुत्र है। भारत में इसका जन्म हुआ हमीर में, ना मतलब उसके बाद देखो हमीदा बानो बेगम। अब 1556 में इसका क्या हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। पंद्रह सितंबर में इसका राज्याभिषेक हुआ। आपसे एक जानना है कि मुगल वंश के कौन से शासक हैं जिनका जो काल है सबसे लंबा रहा। तो देखिए अकबर का और औरंगजेब, इन दोनों का अगर हम लोग पीरियड देखते हैं सबसे लंबा है। अकबर का देखते हैं तो इसका भी 50 साल है लगभग, औरंगजेब का देखते हैं तो उसका भी लगभग 50 साल है ना। तो ये दोनों शासक हैं, इनका कार्यकाल लगभग लगभग 50 साल है। एग्जाम में अगर आपसे कुछ पूछ रहा था तो लोग देखते हैं कि अकबर औरंगजेब दोनों नहीं थे, या तो अकबर पूछा जाएगा या तो औरंगजेब पूछा जाएगा। अब जो अकबर है काफी सफल शासक सिद्ध हुआ। इसने क्या किया, 1664 में हम देखेंगे तो 1664 में जजिया का समाप्त कर दिया। जजिया का जो एक धार्मिक धर्म था जो कि गैर मुस्लिम किया था, फिर 1664 में जजिया का समाप्त कर दिया। इसी साल हम देखेंगे कि इसमें जो है तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया। एक बहुत सारे जो हिंदू थे, जो ब्राह्मण थे, ये जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे उसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। तो इसने जो है तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया। अब कहीं भी कोई भी धर्म लगे कि तीर्थ यात्रा को जा रहा है उसको पेयर टैक्स नहीं लगेगा। फिर हम देखें 1671 में इसने क्या किया, 1671 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और फतेहपुर सीकरी से बुलंद शहर फतेहपुर सीकरी को अपनी इसने राजधानी बनाया। अभी तक जो राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, उसका कांग्रेस नाम था। फिर राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली वायु भी दिल्ली पर शासन कर रहा था। वही तो दिल्ली की राजधानी चली आ रही है। बाबर ने भी वही राजधानी बनाई, हुमायूं ने बनाई। स्टार्टिंग में अकबर की भी वही कैपिटल थी, बट अकबर ने फिर आगरा में का निर्माण कराया और अपनी राजधानी का स्थानांतरण करा दिया। ओके, फिर हम देखेंगे 1675 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। 1675 में इबादत खाना की स्थापना कराई और 1678 ईस्वी इसने जो इबादत खाना है, इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इबादत खाना मतलब है प्रेयर रूम है ना। तो 1675 इबादत खाना की स्थापना कराई। इस इबादत खाना में अभी तक जो मुस्लिम जो धर्मोपदेशक हैं, जो मुस्लिम जो धार्मिक गुरु हैं, वही जो इनवाइट किया करते थे। क्योंकि अकबर को बड़ा अच्छा लगता था ऐसे धर्म से संबंधित बातें करने में। तो ये जो मुस्लिम इस्लामिक जो गुरु हैं उनको ये इन्वाइट करता था, धार्मिक गुरुओं को, उलेमा जो वर्ग थे उनको इन्वाइट करता था और धर्म से संबंधित बातें करता था इबादत खाना में। 1678 में इसकी रुचि और भी धर्मों के बारे में जानने की हुई, तो इसे 1678 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया और तभी से इसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस है ना, यानी कि धर्म संसद, यही जो इबादत खाना संसद कहता है। यानी इसमें जो विद्वान वो भी आते थे, पार्शियन भी आते थे, क्रिश्चियन भी आते थे, मुस्लिम तो आ ही रहते। तो इस तरीके से 1677 में इबादत खाना कितना ग्राउंड हो गया, धर्म संसद। 1676 में देखेंगे, 1676 में एक इम्पोर्टेंट बहुत युद्ध होता है जिसको हम लोग देखो ना 15
पारगम क्षेत्र में इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है हल्दी, हल्दी घाटी यूज हो रहा है किसके बीच में, इधर जो है अकबर का एक मनसब था जिसका नाम था मान सिंह। तो मान सिंह और अकबर, सॉरी महाराणा प्रताप, मान सिंह तो लड़ा था अकबर की तरफ से और उधर महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में पारगम क्षेत्र में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, यहाँ पर एक देश आपको 1573 में गुजरात विजय, आपसे पूछा जाता है किस युद्ध के दौरान या कब किस समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। तो 1573 में अकबर ने जब गुजरात किया, अकबर ने जब गुजरात अभियान किया, इस गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था और नाव में बैठ करके समुद्र में कुछ दूरी तक गया। तो अच्छा, आपको आपके साथ दिल्ली से गुजरात क्यों गई अभियान, दिल्ली वगैरह भी तो इसकी कैपिटल तो क्या हो चुकी है इस समय, फतेहपुर सीकरी हो चुकी है। फिर फतेहपुर सीकरी से गुजरात क्यों गया, क्योंकि जो गुजरात की व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। गुजरात में जो बंदरगाह है तो काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो सकता है, जितना भी देश देशों के साथ व्यापार होगा तो गुजरात बंदरगाह से। तो व्यापार पर अपना कंट्रोल करने के लिए ट्रेड पर ट्रेड हो रहा है गुजरात के बंदरगाहों से, ट्रेड पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए अकबर को आवश्यकता महसूस हुई कि जो गुजरात है उस पर अपना कंट्रोल करना चाहिए। और यही कारण 1573 में अकबर ने गुजरात अभियान किया और गुजरात अभियान के दौरान भी ध्यान रखना कि इसने पहली बार समुद्र को देखा। ठीक है, अच्छा ये गुजरात जब अभियान करके लौटा तभी इसने बुलंदवाजा देखने बाहर आया था। 15 क्षेत्र में गेंदी घाटी। अब एक बात इक्यासी इसने एक धर्म की स्थापना की, और है दीन इलाही। 1581 में अकबर ने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम है दीन इलाही। दीन इलाही धर्म में किसी भी धर्म का व्यक्ति धर्म को ज्वाइन कर सकता है ना, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, तो किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वो दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर सकता है। कुछ उसकी कुछ गाइडलाइंस थी और गाइडलाइंस को पूरा करने के बाद फिर अकबर उनको एक धर्म में आने का एक कुछ उसकी कुछ लाइन्स थी ना, जैसे मंत्र वगैरह, वो उसके कान में बोलता था और वो बोलने के बाद वो व्यक्ति धर्म में दीक्षित रहा और धर्म में शामिल मान गया। तो 1581 में दीन इलाही धर्म तो इसने स्टार्ट किया, लेकिन इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला कोई एक ही व्यक्ति था और वो एडवाइजर बीरबल। ये अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अकबर ने दीन इलाही धर्म का शुरू किया तो 1581 में, और कौन इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसने इस धर्म को स्वीकार किया, तो वो है बीरबल। यहाँ तक काम होगी। एक और इसका हम लोग देखेंगे तो एक ये काफी महत्वपूर्ण किला माना जाता था श्रीलंका का, यानी कि अगर पहले दक्षिण भारत का इसको एंट्री पॉइंट माना जाता था। तो काफी ये जो सशक्त और मजबूत किले के रूप में था, अजय दुर्ग माना जाता था। और 1601 में अकबर ने श्रीगढ़ के किले को जीत करके और दक्षिण भारत तक अपना इसने अपने रीच बना दिया। तो ये 16 से क्या 16 से ये काफी 1605 में इसकी 1605 में क्या हो गया, मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले इसको इसके पुत्र ने नजरबंदी कर दिया था, किले में कैद कर दिया था और 1605 में फाइनली इसकी मृत्यु होती है। ये तो हो गया इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी अकबर ने कार्य किए वो है। अब अकबर के हम देखते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न, 9 जेम्स कहलाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है अकबर के दावत में कौन कौन है। तो शुरुआत से एक देता है बीरबल कौन है, अकबर का सलाहकार। नाम क्या है इसका, नाम
वेरिएबल के बाद हो गया, दूसरा तान ये क्या है, ये है म्यूजिशियन, संगीतकार। तो तानसेन के दो गीत बड़े फेमस है। एक तो राग लगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राग लगा किसका है, तानसेन राग लगा, और दूसरा दीप लगा। कहते हैं कि राग लगा चल रहा था, तब बारिश होने लगती थी, और जब दीप नहा लगा था तब दीपक जल रहे थे। तो तानसेन तानसेन क्या संगीतकार है, और तानसेन का भी नाम था राम अनुमान। और दीप प्रतिभा है, तीसरा है मदद है, ये इसका राजस्व फाइनेंस मिनिस्टर, राजस्व अधिकारी ने इसका क्या किसी टोटल मल्ले की तरीके से अकबर ने भी प्रचार केंद्र का प्रयास किया, जो टैक्स टैक्स को निर्धारित करने का प्रयास किया, यानी कि भूमि कर को निर्धारित करने का प्रयास किया। तो इसकी जिम्मेदारी टोटल मल्ल दी गई, और टोटल मल्ल ही एक मैं कहता हूँ कि जमीन की पैमाइश की एक तरीका इजाद किया, तो उसको हम टोटल मल्ल कहते हैं, टोटल मल्ल कहते हैं। और उस टोटल पद्धति के आधार पर ही जमीनों की पैमाइश की गई, और जमीनों में उपज का निर्धारण किया गया कि किस जमीन पर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल मल्ल राजस्व अधिकारी। चौथा, तो चौथे में आ जाता है मुल्ला तो मुल्ला है, सुनी की जिम्मेदारी थी बात। ठीक है, अब तो रहीम खाने खाना, अब तो रहीम खाने खाना, ये अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये पैरा खां के पुत्र है। पैरा खां हमारा को बताया था कि जब पानीपत का ये जो लड़ा रहा था अकबर, तो पैरा खां एक उनका सेनापति था, है ना, इसका मुख्य एडवाइजर कहते हैं वो था। और इसी पैरा खां का ही पुत्र है अब्दुल रहीम खान खां। और पैरा खां की मृत्यु के बाद पैरा खां की जो विधवा थी, जो पत्नी थी, उससे विवाह नहीं किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना एक तरीके से अकबर का क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया। तो अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना, ये पोएट पोएट है ना, संगीत के दोहे भी लिखा है, तो सही पोएट। अगला रंग देखो, समझेंगे, ये है फैशन। फैशन भी क्या है, पोएट है। साथ में फैजी के भाई हैं अबुल फजल, फैजी के भाई हैं, छोटे भाई हैं अबुल फजल, ये भी पोएट है, ये भी के लोग। और एक जो आत्मा है, इस आत्मा में ये एक लेख जो आते हैं, वो हम लोग कभी कभी इसके लिए भी अलग अलग डिस्प्यूट है स्टूडेंट। एक कहते हैं कि हकीमुल्लाह खान है ना? एक या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भगवान का हिस्सा है। तो हम लोग देख सकते हैं हकीमुल्लाह खान, हकीमुल्लाह खान ये कौन सा है?
किसी को याद आ रहा है कौन छूट रहा है? याद नहीं आ रहा, लेकिन से आ रहा है। ओके, तो एक होगा कि याद है। हाँ सॉरी, मानसिक मानसिक नंबर कौन से मानसिक और मानसिक इनके लिए में सेना अगला के सेना ये नाइन जब सुबह वेगमल मानसिक ओवरमल मानसिक इसको हर इसको पहले सुनते हैं मानसिक मुल्ला तो कहता है अपने खाने खाना फैजी अबू फजल और हकीमुल्लाह। तो ये नौ क्या है, ये नौ हो गए या नौ हो गए अकबर के दरबार के। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। राहुल अब आवाज आ रही है? ओके ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इसमें आपको अकबर के बारे में इतनी चीज याद रखनी है, इतने इसके जो काम बारे में ये याद रखने हैं और नौ रत्न याद रखने हैं। ठीक है, नौ रत्नों में बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला सफियाद, अब्दुल रहीम खान खाना, काजी, अबुल फजल, हकीमुल्लाह खां और मानसिक। क्वेश्चन मोस्टली इनसे पूछ देता है। अकबर के बारे में लिखा है 1500, 1600 और 1628। तो उसमें पहले क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि किस मुगल शासक के दरबार में सबसे पहले जो ब्रिटिश ने वो फैक्ट्री खोलने की परमिशन मांगी थी है? किस मुगल शासक के दरबार पे यह क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि ब्रिटिश शासक के लेटर को लेकर के जो अंग्रेज अधिकारी हैं उस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? वो आए थे जहांगीर के दरबार में। बस आपके वो जो लेटर था वो तो वो लिखा गया था अकबर के नाम पर। लेकिन जब तक दरबार में आते हैं अंग्रेज अधिकारी दरबार में आते हैं तब तक अकबर की मृत्यु हो गई है और जहांगीर शासक है। तो यहाँ पर पहले हिस्ट्री में विलियम हॉकिंस विलियम हॉकिंस इसके दरबार में आता है जहांगीर के दरबार में 1660 में विलियम हॉकिंस सबसे पहली बार जहांगीर के दरबार में तो आएगा सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। किसके नाम पे लेकर के आता है? तो अकबर के नाम पे। जो जहांगीर है, जहांगीर इस जो काल है इस काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो जहांगीर का दौर है चित्रकला स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। इसमें सबसे ज्यादा जो अ, इसमें सबसे ज्यादा संरक्षण दिया वो चित्रकार को दिया। तो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा गया जहांगीर के समय में।
ये भी अपने पिता के तरीके बहुत ज्यादा, मतलब ये भी कट्टर था, सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यवहार कर रहा था। अच्छा, इसके बारे में एक बात क्लियर थी, इसने अपने कैपिटल में इसने न्याय की जंजीर लगा दी। इसके बारे में एक और क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर लगा दी। आगरा इस समय तक राजधानी पर कैपिटल थी। इसने क्या किया कि यमुना नदी के किनारे पर एक जंजीर बन गई, और वो जंजीर अटैच थी घंटे से, और घंटा लगा हुआ था राजमिस्त्री। तो अगर कोई भी जिस ऐसा व्यक्ति जिसको आवश्यकता है गाय पानी की, या फिर है ना जिसके साथ कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलत व्यवहार हुआ है, तो वो अगर सीधे राजा के समक्ष प्रस्तुत करता था, तो वो उस चैन को खींच कर घंटा बना सकता था। तो कहा गया न्याय की जंजीर। इसका फायदा ये था, या ये इसका उद्देश्य ये था कि वो जो व्यक्ति है जिसके साथ ना जिसको न्याय चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से न्याय बाधित ना हो, यानी जो मीडिएटर्स है वो मीडिएटर्स बीच में ना आए। तो इसे न्याय की जंजीर बन रही थी, या क्या रखना है इसकी। अगर हम रानियों की बात करें, तो इसके हम रानी को देखेंगे, किसकी रानी थी, ठीक है। एक तो इसकी जो रानी है उसका नाम है मानबाई, मानबाई, ठीक है। दूसरी है, इसका नाम है, मतलब इसको वैसे तो इसका नाम वो सारी बेगम है, लेकिन उसी इसका नाम जो है दिया गया था, इसका इसको नाम जहांगीर ने दिया जोधा भाई। ये एक जोधा भाई अकबर की भी महारानी है ना, एक जोधा भाई अकबर की रानी है, एक जोधा भाई ये भी है। इसका नाम वो सारी भाई है, और इसका नाम दिया है जिन्हें जहांगीर ने जोधा भाई। और तीसरी जो इसकी रानी थी, इसका नाम था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। ये इसी मेहरुन्निसा का ही नाम था नूरजहां, नाम क्या था, नूरजहां, ठीक है। तो तीन इसकी रानियां मानभाई, जोधाबाई और नूरजहां। इसकी जोधाबाई का ही पुत्र है, नाम क्या था, साहब। तो ये तीन इसकी रानियां हैं। और देखेंगे कि मेहरुन्निसा जो है, ये मेहरुन्निसा जहांगीर के सेनापति की पत्नी थी, और उसकी मृत्यु के पश्चात मेहरुन्निसा के साथ विवाह कर लिया। जहांगीर ने ये अपने दरबार में झरोखा दर्शन के, ये जो जहाँ है ये पार्शियल, हाँ हाँ, तो पार्शियल कल्चर इसकी वजह से इसे इंस्पायर होकर के, और शाहजहां ने अपने दरबार में पार्शियल कल्चर डेवलप किया। यानी इसने पारसी जो त्योहार है वो मनाना स्टार्ट किया, इसने झरोखा दर्शन स्टार्ट किया, है ना। इसने तुलादान भी स्टार्ट कराया। तो इसने जो भी पार्शियल कल्चर है वो सारे पार्शियल कल्चर मुगल दरबार में स्टार्ट कराया। मेहरुन्निसा के समय तक काफी पावरफुल हो गई थी, इसका भी राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा था। तो मेहरुन्निसा इस समय तक काफी ज्यादा प्रभाव में आ गई, और मेहरुन्निसा का भी जो पिता है अहमदुल्ला, उसको इस समय तक काफी ज्यादा उसको भी वो भी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा था, या बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। तो इसमें आगे के बारे में और बहुत ये मुझे नहीं है। बाकी जो चीजें हैं जब हम लोग क्लास डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी रिवीजन क्लास है तो आपको देखना है। थोड़ा दिन बाद न्याय की जंजीर इसने भाई, भाई उसकी तीन रानियां, जिनमें से जोधा भाई का ये पुत्र है, जहांगीर के बाद जो देखते हैं अगर दूसरा है वो है शाहजहां। देश को बस को ठीक है। शाहजहां का नाम था होगा, इस जोधा भाई का ही पुत्र था ये। शाहजहां गद्दी पर बैठा 1633 में, गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने इसने भी क्या किया कि अपने दादा अकबर और जहांगीर के जैसे ही इसने भी काफी ज्यादा लिबरल चलाया, है ना। ये सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दे रहा था। ओके, ये जो शाहजहां है इसकी आदत है कि अच्छा, इसके बारे में कुछ बताया जाता है कि ताजमहल की स्थापना भी जानते हैं कि शाहजहां ने कराया। हम लोग देखते हैं कि
की स्थापना कराई आगरा में का जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद की स्थापना कराई। ठीक है, ये आगरा का किला तो बनवाया था अकबर ने, लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद की स्थापना आगरा में। ये क्वेश्चन आगरा किले की स्थापना कराई। जो रेड फोर्ट है लाल किला, उसकी स्थापना कराई। लाल किले में तख्त ए ताउस की स्थापना, तख्त ए ताउस जिसे हम न्यूज़ सुनाते हैं बोलते हैं, इसकी स्थापना कराई। ठीक है, ताजमहल की कराई बताइए। अब देखिए कि ताजमहल की स्थापना 22 लगभग 1529 से बनना स्टार्ट हुआ था, 1551 के आसपास में समाप्त हुआ ना, लगभग 22 साल में इसको बनने लगी। इसमें जब ये बन रहा था तो लगभग इसमें 1000 हाथी डेली काम करते थे और 50,000 इसमें मजदूर लगे थे। तो 1000 हाथी और 50,000 मजदूर लगे हुए थे और मिल करके ताजमहल का निर्माण। शाहजहां के बारे में शाहजहां को शाहजहां जिस तरीके से जिस प्रकार बड़े लाल माना था जहांगीर को, वैसे ही अगर हम देखें तो जो शाहजहां है उसके सामने बिल्डिंग बनाता था ना, तो अगर वास्तुकला का जो स्वर्णिम काल है, वास्तुकला वास्तुकला स्वर्णिम काल गोल्डन पीरियड महाराजा शाहजहां है। वास्तुकला का स्वर्णिम पीरियड माना जाता है शाहजहां का। तो इसमें से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो स्वर्णिम काल हो गया वास्तुकला का। दूसरा मोती मस्जिद याद रख लेना इसलिए, और इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये शाहजहां के बाद लोग और ये क्या आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारी डिटेल चीजें होंगी। ये हम लोग एक साथ वही बेसिक सा पढ़ाना है ना। अभी देखिए 1.5 घंटे पूरा मुगल काल कंप्लीट कराना है, इसलिए पूरी 5 मिनट समय बचा हुआ है, तो ये मैं भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ, लेकिन इसको डिटेल में चर्चा जरूर होगी, उससे आपको बिल्कुल मिस करना है। अगला शासक है औरंगजेब। कब शासक बना? 1558। अब देखिए 1558, इस समय तक जो शाहजहां है वो बिल्कुल कमजोर हो चुका है। तो औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां को जो आगरा की किला है उसमें एक कैद करा दिया, और ऐसे कमरे में कैद कराया जहाँ ताजमहल से दिखता था, क्योंकि शाहजहां की इच्छा थी कि मरने से पहले ये जो ताजमहल का ये हमेशा दीदार करता था, यहाँ ताजमहल के ही आसपास है। तो इस वजह से इसने क्या किया कि आगरा किले में छोटा कराया और बिल्कुल ताजमहल के सामने वाले, तो वहां की तरीके से लगातार ताजमहल को तो लगभग कैद में 6 साल तक मतलब शाहजहां ही 6 साल तक कैद में रहा। और शाहजहां की बस्ती होती है जाकर के कि मृत्यु हो गई है 6 साल तक के और फिर भी कैद। अब ये जब 1658 में औरंगजेब क्या कर रहा है, शाहजहां को कैद करा के बस्ती पर ताजमहल है, तो 1659 में इसका युद्ध होता है अपने बड़े भाई राणा शिकोह के साथ, क्योंकि भाई बड़ा भाई तो राणा शिकोह था, तो उस बच्चे का अपराधी करने का शिकोह ही था। लेकिन औरंगजेब क्या करता है कि वो गद्दी पर है, और एक राणा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है, और इसी दौरान राणा शिकोह फिर गुरु के पास जाता है हिंदुस्तान में, और यही करने के औरंगजेब के द्वारा गुरु की हत्या करा दी जाती है, गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ सतगुरु में वाक्य है कि पहली बार अगर किसी सिख गुरु की हत्या किसी वो कराई गई थी औरंगजेब। अब ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। औरंगजेब जो है ठीक है, औरंगजेब काफी ज्यादा धार्मिक रूप से धर्मपुरुष था, उसने धार्मिक धर्मपुरुषता का परिचय दिया।
आर्थिक रूप से काफी है निरंकुश था। इसने क्या किया, इसने परिवर्तन के लिए इसने काफी ज्यादा इस्तेमाल करती। ओके ना, तो है अगर एक चीज और तो एक बात की किसने हत्या कराई थी, क्योंकि नारे गुरु थे और कहाँ पर कराई थी, दिल्ली के चांदनी चौक पर। वहीं पर आज जो चीज है वहीं गुरुद्वारा स्थित है। तो औरंगजेब औरंगजेब के समय में भी अगर हम देखते हैं तो जो शिवाजी भी काफी, शिवाजी का भी काल स्टार्ट होता है औरंगजेब के साथ में। शिवाजी ने इस समय पर 1661 और फिर 1666 69 61 इन 3 समय पर गुजरात में अभियान की शिवाजी ने। और लास्ट में लोग देखते हैं कि शिवाजी को इसे औरंगजेब को समय तक बंदी बना करके रखा था। शिवाजी के जो पुत्र हैं उनको भी बंदी बना करके रखा। और कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद ही 1708 में पुत्र संभाजी को, तो संभाजी को भी काफी समय तक लेकर रखा हुआ था। संभाजी ऐसे छूटते हैं तो संभाजी वापस जाएंगे मराठा साम्राज्य में, और वहां से फिर दौर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजें मुगल दल के बारे में बाकी, और अभी इसमें देखिए बहुत सारा है और मुझे वगैरह की छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़े टॉपिक है। तो अभी मुझे समझ नहीं आता मैं क्या क्या बताऊँ, क्या छोड़ूं क्या बताऊँ, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में कुछ ही चीजें बताई। इसके बारे में लोग डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास में समय नहीं मिल पाता तो हम लोग ऑनलाइन में बात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर ना, बहुत मैं आपको डिटेल में ये सब चीजें बताऊंगा। तो आज की क्लास में यही हम लोग खत्म करते हैं। टॉपिक हो गया है 9:45 पे आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स की, तो उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। और मिलेंगे हम लोग कल भी एक इसका इसी का एक टॉपिक रहेगा मिडवल हिस्ट्री का। तो अब देखिए चूंकि 3 टॉपिक में मिडवल हिस्ट्री को खत्म करना था, रिवीजन कराना था, तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में हो नहीं सकता। तो कल हम लोग मिडल हिस्ट्री का एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद अगली जो 3 क्लासें रहेंगी वो फिर प्री पॉलिटी की रहेंगी, जिनसे फंडामेंटल राइट की है, एक आपातकाल की, इमरजेंसी की, और एक है डीपीएसपी की। ये 3 पढ़ने के बाद और उसके नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर ऑफलाइन क्लास में मिलना स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर फिर आप लोग जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है जी। राहुल जी, मालती देवी बहुत लेट आपने ज्वाइन किया। अब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके आपका जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कवर कराई जाए। अगर आप लोगों का साथ रहा है तो मैं आप लोगों की 30 मिनट में ही चीजें क्लास के इधर वहाँ ऑफलाइन में तो जो क्लास चलेगी ठीक है, ठीक है, मैं 30 मिनट में भी आपकी काफी सारी चीजें कवर करा दूंगा, जो वहाँ पर मैं समय की चूंकि अब शॉर्टेज हो चुकी है, 2.5-3 महीने क्लास बंद ही थी, तो यहाँ पर मैं आपकी डिटेल की चीजें कवर करा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू।